फ्रांसीसी क्रांति ये सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक ऐसा तूफान था जिसने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे विचारों से हमारी आज की दुनिया की नींव रखी। आइए आज इसकी कहानी को जरा और करीब से जानते हैं। जरा उस सुबह की कल्पना कीजिए। 14 जुलाई 1789। पेरिस की सड़कों पर खौफ का माहौल है। राजा ने शहर में अपनी सेना भेज दी है और लोगों के बीच अफवाहें गर्म हैं कि उन पर गोलियां चलाने का हुक्म कभी भी दिया जा सकता है। बस यही डर एक ऐसी चिंगारी भड़काने वाला था जो पूरे इतिहास का रुख बदलने वाली थी। तो इस पूरी कहानी को हम 5 हिस्सों में समझेंगे। पहले देखेंगे कि वो पुरानी व्यवस्था कैसे ढह गई, फिर बास्तील का विद्रोह पर आएंगे, उसके बाद आतंक के उस खूनी दौर को जानेंगे, देखेंगे कि कैसे उस अराजकता से एक सम्राट निकला, और आखिर में समझेंगे कि इस क्रांति ने दुनिया को हमेशा के लिए कैसे बदल दिया। तो चलिए कहानी के पहले पड़ाव से शुरू करते हैं, पुरानी व्यवस्था का पतन। 1789 से पहले का फ्रांस एक ऐसे समाज जैसा था जो एक गहरी खाई के बिल्कुल किनारे पर खड़ा था और बस गिरने ही वाला था। ये टेबल उस समय के अन्याय को साफ साफ दिखाती है। देखिए, फ्रांस का समाज तब 3 हिस्सों में बटा था, जिन्हें एस्टेट्स कहते थे। पहले 2 एस्टेट्स यानी पादरी और शाही खानदान के लोग, ये आबादी के 3% से भी कम थे, लेकिन ज्यादातर जमीन के मालिक थे। और सबसे बड़ी बात, कोई टैक्स नहीं देते थे। सारा का सारा बोझ तीसरे एस्टेट पर था, यानी हम आप जैसे आम लोगों पर, किसान, मजदूर, व्यापारी। उस दौर का एक कार्टून इस हालत को क्या खूब दिखाता है। इसमें अमीर आदमी को एक मकड़ी बनाया गया है और किसान को एक मक्खी जो उसके जाल में फंसी हुई है। ये सिर्फ एक कार्टून नहीं था, बल्कि ये आम लोगों के अंदर दबे हुए गुस्से और उनकी लाचारी की एक सच्ची तस्वीर थी। तो सवाल ये है कि ये गुस्सा पनपा कैसे? देखिए, इसकी कोई एक वजह नहीं थी। सरकार का खजाना बिल्कुल खाली हो चुका था। राजा लुई 16वें अनुभवहीन थे। देश की आबादी तेजी से बढ़ रही थी, जिससे खाने की कमी हो गई और रोटी के दाम वो तो आसमान छू रहे थे। और इन सबके ऊपर रूसो और लॉक जैसे विचारकों के आज़ादी और बराबरी के नए नए विचार लोगों के जहन में आग लगा रहे थे। मतलब एक विस्फोटक माहौल पूरी तरह तैयार था। और फिर वो चिंगारी भड़क उठी। हम आ गए हैं कहानी के दूसरे हिस्से में, बास्तील का पतन। देखते हैं कि कैसे ये सुलगता हुआ गुस्सा एक खुली बगावत की आग में तब्दील हो गया। साल 1789 ये वो साल था जब सब कुछ इतनी तेजी से बदला कि यकीन करना मुश्किल है। मई में राजा ने टैक्स बढ़ाने के लिए बैठक बुलाई, तो जून में आम लोगों ने खुद को ही देश की नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। और फिर आई वो तारीख 14 जुलाई, जब गुस्साई भीड़ ने शाही जुल्म के सबसे बड़े प्रतीक बास्तील के किले पर ही धावा बोल दिया। और अगस्त आते आते तो अमीरों के सदियों पुराने सारे विशेषाधिकार सब खत्म कर दिए गए। और इसी उथल-पुथल के बीच से निकला एक ऐसा दस्तावेज जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया, मनुष्य और नागरिक के अधिकारों का घोषणापत्र। इसमें साफ साफ लिखा था कि सभी इंसान आज़ाद पैदा होते हैं और उनके अधिकार बराबर हैं। यही विचार आज दुनिया भर के लोकतंत्र की बुनियाद है। लेकिन हर क्रांति का एक स्याह पहलू भी होता है। अब हम कहानी के सबसे खूनी और क्रूर दौर में दाखिल हो रहे हैं। ये वो दौर था जब ऊंचे ऊंचे आदर्शों का सामना जमीन की बेरहम हकीकत से हुआ। और इस खूनी दौर का प्रतीक बना गिलोटिन। कहने को तो ये बस एक मशीन थी जिसे मौत की सजा जल्दी और बराबरी से देने के लिए बनाया गया था, लेकिन असल में ये आतंक के राज का भयानक चेहरा बन गई। साल 1793 एक ऐसा साल जिसे फ्रांस कभी नहीं भूल सकता। पहले जनवरी में राजा लुई 16वें और फिर अक्टूबर में रानी मैरी एंटोनेट, दोनों को देशद्रोह के आरोप में सरेआम मौत के घाट उतार दिया गया। और इसी के साथ फ्रांस में राजशाही का सूरज हमेशा के लिए डूब गया। दिलचस्प बात यह है कि आज़ादी का मतलब क्या हो, इस पर खुद क्रांतिकारियों में ही ठन गई थी। एक तरफ पत्रकार कैमिल डेस्मोलिन्स जैसे लोग थे जो कहते थे कि आज़ादी का मतलब है खुशी और इंसाफ। वहीं दूसरी तरफ थे आतंक के नेता मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, जिनका मानना था कि सच्चा लोकतंत्र लाने के लिए आतंक का इस्तेमाल करना जरूरी है। और फिर रोबेस्पियर की अगुवाई में आतंक का वो दौर शुरू हुआ जिसे रेन ऑफ टेरर कहते हैं। एक खास अदालत बनाई गई जो क्रांति के दुश्मनों को सजा देती थी। अब दुश्मन कौन था? कोई भी, बस शक होना काफी था। अमीर, पादरी और यहाँ तक कि वो क्रांतिकारी भी जो रोबेस्पियर से सहमत नहीं थे, सबको पकड़ा जाने लगा। हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया।
इस खून खराबे और डर के माहौल से फ्रांस थक चुका था। उसे स्थिरता चाहिए थी। और यहीं से कहानी लेती है एक नया मोड़। हम आ गए हैं चौथे हिस्से में, जहां इस उथल-पुथल से एक नया ताकतवर नेता उभरता है। और देखिए किस्मत का खेल, आतंक के इस राज का अंत कैसे हुआ। इसे शुरू करने वाले रोबेस्पियर को खुद उसी गिलोटीन पर चढ़ा दिया गया। सच ही कहते हैं, क्रांति अक्सर अपने ही बच्चों को खा जाती है। अब रोबेस्पियर तो चला गया, लेकिन देश में हालत अभी भी ठीक नहीं थे। जो नई सरकार आई वो भी कमजोर और भ्रष्ट थी। और इसी खालीपन को भरा एक नौजवान, होनहार और बहुत महत्वाकांक्षी जनरल ने, नेपोलियन बोनापार्ट। 1804 में उसने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया और क्रांति एक बिल्कुल नए रास्ते पर निकल पड़ी। तो क्रांति हुई, आतंक का राज आया, सम्राट भी बन गया, पर आखिर में इस सब का हासिल क्या हुआ? चलिए अब कहानी के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं और देखते हैं कि इस क्रांति ने दुनिया पर क्या छाप छोड़ी। देखिए, इस क्रांति की विरासत बहुत गहरी है। इसने सिर्फ फ्रांस को नहीं, पूरी दुनिया को बदला। सबसे पहली बात तो ये कि इसने राजशाही को खत्म करके लोगों की सरकार का विचार दिया। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के नारे पूरी दुनिया में गूंजने लगे। भारत में टीपू सुल्तान से लेकर दक्षिण अमेरिका के क्रांतिकारियों तक सबने इससे प्रेरणा ली। एक और कमाल की बात ये थी कि क्रांति ने अपने विचारों को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए तस्वीरों का सहारा लिया। टूटी हुई जंजीर मतलब गुलामी से आज़ादी, लाल टोपी मतलब स्वतंत्रता, और कानून की तख्ती मतलब सबके लिए बराबरी, ताकि जो पढ़ लिख नहीं सकते वे भी इन बड़े बड़े विचारों को आसानी से समझ सकें। तो फ्रांसीसी क्रांति ने हमें मानवाधिकारों की जुबान तो दी, पर इसकी नींव खून और हिंसा पर रखी गई थी। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए हिंसा का रास्ता अपनाना जरूरी है? क्या महान आदर्शों को बिना खून खराबे के हासिल नहीं किया जा सकता? इस सवाल पर सोचिएगा जरूर।